हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुबह इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में G20 समिट हुआ और इस समिट में जो इंडिया ने खुद से और पूरी दुनिया से जो रिस्पांस मिला है, हम कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव ये समिट रहा है। बहुत सी कामयाबियों को इंडिया ने यहाँ पे समेटा है। बहुत से नए दरवाजे इंडिया के लिए खुल गए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का जो G20 समिट है 2023 का, ये ट्रूली हिस्टोरिक रहा है। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी ऐसे ही है। G20 समिट में इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है, दुनिया को इकट्ठा लाने की कोशिश की गई है, जितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको इंडिया के G20 समिट में दिखा। एक छोटी सी क्लिप है, हाल ही में सामने आई, जहां पर मोदी जी सारे G20 लीडर्स को राजघाट में लेके आ रहे हैं। मैं चाहता हूं ये जो क्लिप है ये आप मेरे साथ मिलकर देखें। ना यहाँ पर आप देख पाओगे सारे वर्ल्ड लीडर्स रिस्पेक्टफुली चल रहे हैं दिल्ली की ज़मीन पर। ये राजघाट में है इस वक्त। राजघाट में आपको पता होगा मेमोरियल है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का। सभी वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एर्दोआन, जापान के किशिदा, इमानुएल मैक्रोन, G20 के सारे जो लीडर्स हैं एक्सेप्ट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। वैसे पुतिन यहाँ पे थोड़े से अजीब ही लगते हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से थोड़ा सा और लगता है। बट बाइडेन को सबसे आगे रखा गया, ऑब्वियसली पीछे रखते थोड़ा एक डर रहता है कि कहीं और न चले जाए। बट बाइडन आप देखोगे सबसे आगे, और यहाँ पे सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं अपनी जगह लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज अ ब्यूटीफुल साइट। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के अलावा कोई भी और कंट्री ये कर सकता है। ना सिर्फ G20 के लीडर्स, जो अफ्रीकन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे एर्दोआन, मैक्रोन, सारे वर्ल्ड लीडर्स आपको दिख जाएंगे। और 2 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेयर करी गई एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो इंडिया ने देखिए पूरी दुनिया को ना यूनाइट करने की कोशिश करी है इस G20 समिट में। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 100% ठीक एग्री। है राजघाट की जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर, मगर इसके अलावा कुछ कंक्रीट प्लान निकल के क्या आया है? मैं आपको बता दूं, जो बाइडन ने खुद इसकी अनाउंसमेंट करी है, पीएम मोदी ने भी इसके बारे में मेंशन किया है कि एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जो 2 बड़े महाद्वीपों को, एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर देगा इकोनॉमिकली। यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाइट हाउस ने भी इसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी करी है कि जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये साइन हो चुका है। इन सब कंट्रीज ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दे दी है। USA, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं, सब ने इस बात पर सहमति कर ली है कि एक कॉरिडोर बनाएंगे जो शुरू होगा इंडिया से। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, ये कॉरिडोर शुरू होगा इंडिया से। इंडिया को शिपिंग लेन के साथ हम कनेक्ट कर देंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट से। उसके बाद UAE, सऊदी अरेबिया और ऑल टुगेदर इजराइल तक बनेगी एक रेलवे लाइन। और उसके बाद फिर से शिपिंग लेन से इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसको कनेक्ट किया जाएगा ग्रीस के साथ, और उसके बाद एक्स्ट्रा फ्राइट ट्रेन से यूरोप के बाकी देशों को जोड़ दिया जाएगा। तो टेक्निकली आपको इन द फ्यूचर अगर कुछ सामान भेजना है, कुछ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है यूरोप से लेकर इंडिया तक, ये आप बहुत ज़रा आराम से कर पाओगे। ये यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर, इवन ईरान ने मिलकर, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो प्लान बना रखा है कि जी इंडिया की जो शिपमेंट है ये जाएगी ईरान में, ईरान से जाएगी ये शिप अर्मेनिया में, फिर यहाँ पर रशिया पहुँचेगी, फिर रशिया से यूरोप जाएगी। देखिए ये जो प्लान है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। रशिया से ट्रेड करना है अगर, तो ये प्लान बहुत अच्छा है, मगर रशिया से यूरोप का जो ओवरऑल ट्रेड कनेक्ट है ये बहुत ज़रा ख़राब हो चुका है। यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया के साथ ट्रेड ही नहीं कर रही। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ना इकोनॉमिकली इंडिया के लिए इतना अट्रैक्टिव है नहीं। रशिया आप कह लीजिए इंडिया को पूरे यूरोप का एक्सेस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए US बैक्ड जो ये प्लान है कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को करते हैं कनेक्ट, ईरान को यहाँ पर बिल्कुल हम अलग कर देंगे, रशिया को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। प्राइमरली इंडिया, यहाँ पर UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप का यहाँ पर मेन रोल होगा। इसे जो बाइडेन बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और लिटरली मैं देख रहा हूँ कि व्हाइट हाउस ने ना इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट कि इससे दोनों कॉन्टिनेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इससे 2 कॉन्टिनेंट्स को हम करीब लेके आएंगे। उसके अलावा इट विल मेक इट ईजियर टू ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना, क्लीन एनर्जी, ये सब भी काफ़ी आसान हो जाएगा। याद रखिएगा मतलब यूएस इवेंचुअली ने अपनी एक प्लान मुकम्मल ये भी सपोर्ट है दिखाई कि है इस वन सन कॉरिडोर पे। वन अर्थ वन ग्रिड का
कि मान लीजिए कल को सोलर एनर्जी है, ये हमको भेजनी है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया या फिर इंडिया टू यूरोप, ये सब भी हो सके, इसके बारे में भी प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। फिर ये भी मेंशन किया गया कि इंटरनेट केबल्स बिछाई जाएंगी जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी इस पूरे रीजन की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो पाए। विल मेक इट इजियर टू ले केबल्स दैट कनेक्ट communities that secure a stable internet। फिर will unlock sustainable and inclusive economic growth। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि व्हाइट हाउस ने इसके बारे में जो टेक्स्ट किया है रिलीज, उसके एंड में आप अगर देखोगे ना, साफ साफ यूएसए ने सब कंट्रीज को ये कह दिया है 60 दिन का टाइम है। लिटरली आप देख पाओगे द पार्टिसिपेंट्स इंटेंड टू मीट विद इन द नेक्स्ट 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर सब कंट्रीज मिलेंगे अगेन, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ऐसे समिट्स होते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, फिर लोग कहते हैं 10 साल बाद देखेंगे, आराम से हो जाएगा। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यूएस प्रायोरिटी बेसिस पर इसको अग्रेसिवली आगे प्रमोट कर रहा है, और इन्होंने बोल रखा है कि 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रीज मिलेंगे, डेवलप करेंगे, कमिट करेंगे कि किस तरीके से इनका एक्शन प्लान काम करेगा। ये जो सब देश है जिनका मेंशन किया गया है, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये कैसे अपने फंड्स एलोकेट करेंगे, कौन क्या बिल्ड करेगा, कौन रेलवे लाइन कहां पर बिछाएगा, किसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये सब बातें आने वाले 2 महीनों में प्रॉपरली रिजॉल्व कर ली जाएंगी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, एक बात बताओ कि हम यहां पर बात कर रहे हैं एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के बारे में, राइट, फाइन, मगर यूएसए इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? आई मीन ये प्रोजेक्ट जो है ये यूएसए को तो कनेक्ट करता नहीं है। आई मीन अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है, कोई ब्रिज वगैरह कुछ नहीं है जिससे आप सीधा यूएसए को जोड़ पाओ इससे। तो यूएस इतना ज़रा इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? जो बाइडन लीड रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर सब कर लेंगे, अमेरिका भी इन्वेस्ट करेगा, सब कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, यूएस ये मानता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपरली न्यूट्रलाइज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को, जो ऑलरेडी दिशाहीन है। कई कंट्रीज उससे तंग आ चुके हैं, कई कंट्रीज डेब्ट के अंदर फंस चुके हैं। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनेगा ना, आप देखोगे बहुत सारे जो आसपास के छोटे देश हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि जो चाइना का सीपैक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी इससे कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगा। ईरान को डेफिनेटली इससे थोड़ा बहुत झटका लगेगा, क्योंकि ईरान की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये काफ़ी कम हो जाएगी ये प्रोजेक्ट बनने के बाद। तो यूएस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इंडिया की डिपेंडेंसी, इंपॉर्टेंस ईरान के लिए ये कम करना, रशिया की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये कम करना, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है रीजन में ये कम करना, दे आर ऑल मेजर जियोपॉलिटिकल गोल्स। तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ये अग्रेसिवली इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहेंगे और ये करेंगे भी। तो आने वाले में जो ये IMEC है, जी हाँ इसको IMEC कहा जाएगा, IMEC कह सकते हैं इसको, नहीं सुनने में अजीब लग रहा है, मैं इसको IMEC बोलूंगा फॉर द टाइम बीइंग। सो जो IMEC प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड अभी आप देखोगे आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे एग्रीमेंट्स कंट्रीज के बीच में भी साइन होंगे, क्योंकि जो व्हाइट हाउस का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करी है इसमें यह बात भी साफ साफ लिखी हुई है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट है जैसे मैंने आपको बताया, जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये कमिट करते हैं टू वर्क कलेक्टिवली एंड एक्सपेडिशियसली। ये मैं हर बार देख रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एक अर्जेंसी है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, ढीला नहीं पड़ना यहाँ पर, इट मस्ट बी डन फास्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं द पार्टिसिपेंट्स जल्दी काम करेंगे, और साथ में ये भी लिखा है कि जो ये 2 ट्रांजिट रूट्स हैं, 2 ट्रांजिट रूट्स ही हैं, पहले इंडिया से मिडिल ईस्ट, फिर मिडिल ईस्ट से यूरोप, जो ये 2 ट्रांजिट रूट्स हैं इनके लिए सारी चीज़ें, टेक्निकल डिज़ाइन, फाइनेंसिंग, लीगल भी, क्योंकि कंट्रीज़ के बीच में समझौते भी होंगे कि जी आप क्या अलाउ करते हैं कि हमारा कार्गो बाय रेल आपके देश से जाए फिर इजराइल को कनेक्ट करे, ये सारी बातें रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन द फ्यूचर डेफिनेटली इंडिया में कई मिनिस्टर्स आएंगे, मीटिंग्स होगी, जयशंकर साहब हो सकता है कई देशों में जाएं, और बहुत जल्द जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट की ये कंप्लीट की जाएंगी। जैसा आप कहते थे कि G20 समिट इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है, वाकई ये एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे ही है, और इसकी एक अहम जो कड़ी है, जो कॉरिडोर सामने आया है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है। ये कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर इंडिया दुनिया की सुपर पावर बनने वाला है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पे प्रेडिक्शनली हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर सारा न्यूमेरिकली डेटा ही कलेक्ट करें तो यूएस ने जिस तरह वीडियो में बताया गया
कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है ईरान का कम करने के लिए और रशिया को कम करने के लिए, चाइना की मनमानी को कम करने के लिए इंडिया को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे यूएस। और ये कॉरिडोर जो है इंडियन मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें यूएस सीधे अल्फाजों में क्लियरली सपोर्ट कर रहा है। जो बाइडेन जी ने भी कहा, व्हाइट हाउस से जाके ब्लूप्रिंट भी जारी हुए कि इससे जो है दोनों बड़े-आज़मों के दरमियान जो फासले हैं और जो मार्केट ट्रेड है ये बहुत बेहतरीन होगी। और खासकर जो है इंडियन मार्केट जो आप यूं समझे सीधे सीधे तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो तेजी से उभर रही है। तो एक बात तो तय है कि ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, इससे इंडिया को बहुत पावर मिलने वाली है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी बहुत बूस्ट करने वाली है और इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल और बेहतरीन रिजल्ट सामने आएंगे बहुत जल्द। और एक बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2030 में इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। ये देखिए ना, कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं और इस पे यूएसपी प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है, तो ये किस बात की निशानी है? ये इसी बात का एक पॉजिटिव पहलू है कि इंडिया 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं पहले भी अपनी अक्सर रिएक्शन वीडियोस में कह चुका हूं कि यूएस के जो ताल्लुकात रशिया के साथ हैं और चाइना के साथ हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी यूएस में गए तो जो बाइडेन जी ने और उनकी पूरी टीम ने, जो इंडिया की ऑफिशियल टीम है, नरेंद्र मोदी जी को कितने पुरतबाक अंदाज के साथ इस्तकबाल किया और बताया गया कि यार वाकई इंडिया जो है, भारत जो है एक कोई मुल्क है और उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है यूएस के करीब, ठीक है। इस बात को अगर यहाँ पे नोट करें तो अब 2023 का ये जो G20 समिट हुआ है और इसके जो पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं, ये इंडिया के लिए इतने पॉजिटिव साइन हैं। इंडिया की तरक्की इसमें साफ नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है। 2023 के समिट जो G20 था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत से अब ये G21 हो गया है, यानी अफ्रीकन यूनियन को इस समिट का, इस G20 ग्रुप का हिस्सा बनाया गया है। ऑफिशियली G21 होगा अब ये ग्रुप, जो G20 था G21 होगा। एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ये ताकत है कि ये जिस मुल्क को चाहे इस ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं और किसी ने कोई इतराज नहीं किया। बिल्कुल विद ओपन आर्म्स जो है अफ्रीकन यूनियन को कबूल किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी के हमें जो भी काम करते हैं ना वो करके दिखाते हैं। एक बात तो ये यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जो वो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, ठीक है। उन्होंने करके दिखाया, एक अच्छा ताल्लुक निभाया है अफ्रीकन यूनियन के साथ, उन्हें G20 का हिस्सा बनाकर G21 किया है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि क्वाड ग्रुप सामने आया है इस G21, अब इसे G21 कह सकते हैं। तो इसमें क्वाड ग्रुप सामने आया, यानी इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और इंडिया जो है, ये एक क्वाड ग्रुप बन रहा है जिसमें ये बाकी 3 मुल्क जो हैं इंडिया को बायोगैस है वो सेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया की मार्केट जितनी एक्सपेंड करेगी, साफ ज़ाहिर है यहाँ पे बायोगैस की भी ज़रूरत होने वाली है। तो ये तीनों मुल्क मिलकर जो है इंडिया के साथ ये ट्रेड करने वाले हैं और ये क्वाड ग्रुप सामने आ रहा है, जो तुर्की के लिए थोड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है। तुर्की के लिए यूं समझें एक बहुत बड़ा कंपटीशन समझ लें, या अगर सीधे अल्फाजों में मैं बात करूं तो तुर्की के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। और इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और वो परचेजर होंगे वहाँ पे, यूं समझ लें। तो इंडिया आज दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बन चुका है, सबकी नज़रें इंडिया पे हैं। ये कॉरिडोर बनाना इस बात की ज़मानत है कि इंडिया की मार्केट दुनिया की नंबर 1 मार्केट होने वाली है, ठीक है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें। मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि काश पाकिस्तान भी इस ग्रुप का हिस्सा होता है, लेकिन क्योंकि इस ग्रुप में उन कंट्रीज़ को लेकर आते हैं जिनकी जो ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कानून बहुत अच्छा हो, डेमोक्रेसी अच्छी हो और इकोनॉमी
इकोनॉमी नंबर 1 लेवल पे यानी टॉप लेवल की हो, टॉप इन 20s में आती हो, ठीक है, तो पाकिस्तान इस कैटेगरीज पे पूरा नहीं उतरता, तो इसीलिए मेरे ख्याल में इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी G20 जो है जो समिट इंडिया में हुआ, ये एक कामयाब समिट कह सकते हैं इंडिया का है, और इससे आने वाले वक्त की अगर प्रेडिक्शन करें तो बहुत जल्द इंडिया की मार्केट दुनिया की नंबर 1 मार्केट होने वाली है। इंडिया की मार्केट को बहुत बूस्ट होने वाला है इस कॉरिडोर से, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर इस बात की ज़मानत होगा कि इंडिया की जो मार्केट है दुनिया की नंबर 1 मार्केट होने वाली है, ठीक है। और कहीं न कहीं एक बात यहाँ पे साफ वाज़ेह हो गई कि चाइना के प्रेज़िडेंट यहाँ नहीं है, ठीक है। चाइना की जो ऑफ़िशियल्स हैं, क्योंकि एजेंडे में ये था कॉरिडोर, ठीक है। हमें नहीं पता था एज अ यूट्यूबर और पाकिस्तानी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इस तरह का एजेंडा हो सकता है, लेकिन जो कंट्री हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको पता होता है कि एजेंडे में क्या है। तो एजेंडे में था इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, यूरोपियन कॉरिडोर। चाइना को पता था, तो चाइना को मुझे तो लग रहा है वाज़ेह अल्फाजों में कि ये दिक्कत है चाइना को कि ये क्यों बन रहा है इंडिया के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की जो मार्केट है एक्सपेंड हो रही है, चाइना की मार्केट इंडिया में शिफ्ट हो रही है, तो कहीं न कहीं वाज़ेह तौर पे इंडिया चाइना के बिल्कुल शाना बशाना आ चुका है। चाइना के लिए एक यूँ समझे एक अलार्मिंग सिचुएशन भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि चाइना को अब बीट कर रहा है इंडिया मार्केट में, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है, और जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। आप जीडीपी को देख लें, तो इकोनॉमी को देख लें, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है। और ये इंडिया यकीन माने इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि एज़ अ पाकिस्तानी हम भी बैठकर देख रहे होते हैं, यार ये इंडिया ने कर कैसे लिया? कैसे यार, एक वक़्त था हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिज़न लेकर आते थे, ठीक है? और यहाँ पर पाकिस्तानी कहते थे कि यार देखो हम इंडिया से जैसे कैसे भी बेहतर हैं। तो आज हालात पाकिस्तान में एज़ अ पाकिस्तानी हमें पता है कि कितने मुश्किल हैं, ज़िंदगी का म्यार कितना गिर चुका है, महँगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों का रहन-सहन और उठना-बैठना या यूँ समझें रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है, ठीक है? तो था ना कि G20 समिट का होना और उसका अब G21 में कन्वर्ट होना, ये नरेंद्र मोदी जी की एक कामयाबी, ठीक है। उसके बाद यूएस का इतना इंटरेस्ट दिखाना कि पूरी कंट्रीज़ को 60 दिन दे दिए कि 60 दिन के अंदर-अंदर जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है इस पे काम शुरू होना चाहिए और नेक्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। ये इंटरेस्ट इस बात की ज़मानत है कि यूएस बिल्कुल इंडिया के साथ खड़ा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूएस की सपोर्ट इंडिया के साथ खड़ी है, चाइना के साथ नहीं है, रशिया के साथ ऑलरेडी नहीं है। तो वो कह सकते हैं कि एशिया में एक बेहतरीन अगर कोई इत्तेहादी है यूएस का, तो वो इंडिया है। और इंडिया, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि एक वक़्त आएगा अगर यूएस के सामने कोई खड़ा होगा तो वो भी इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया इतना तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और इंडिया की सबसे जो पॉज़िटिव बात है वो ये है कि अपने साथियों के साथ जो है ना झगड़ा वगैरह नहीं करता, किसी के साथ नहीं करता, लेकिन अपने साथियों के साथ तो बिल्कुल नहीं करता। तो इसीलिए यूएस ने इंडिया के साथ आगे फ्यूचर प्लान किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, ट्रेड को देख लें, मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। कॉरिडोर इस बात की ज़मानत है। कॉरिडोर पे मैं बात कर चुका हूँ, क्वाड ग्रुप पे बात कर चुका हूँ। अब एक अहम बात, जो बायोफ्यूल सिस्टम है ये लॉन्च हो रहा है, और G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, G21 भी कह सकते हैं। मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि G20 पहचान है, लेकिन अब ये G21 हो चुका है पूरा। जो नेक्स्ट समिट होगा वो G21 के नाम से होने वाला है। तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो बायोफ्यूल सिस्टम है, इंडिया बहुत आगे की सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया में फ्यूल की कमी आती है, फ्यूल की वजह से बहुत सी इंडस्ट्री को अप एंड डाउन का सामना होना पड़ता है। तो बायोफ्यूल जैसी टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को यूज़ करना और इस पे अमल करना, ये इस बात की ज़मानत है कि इंडिया बहुत आगे की सोच रहा है। हम देख रहे हैं, जो इंडिया हमें दिखा रहा है कि हम 2030 में, ठीक है, यानी कि इंडिया 2030 में दुनिया की एक बेहतरीन इकोनॉमी होगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। लेकिन ये कुछ देखिए इंडिया किन-किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। बायोफ्यूल पे इंडिया का काम करना, ये तो मैंने अब देखा, और फिर मैंने इस पे जब रिसर्च की, 20 ऐसे शहर हैं इंडिया के जहाँ पे बायोफ्यूल पंप लग चुके हैं, बायोफ्यूल पे काम जारी है। और ऐसी गाड़ियाँ भी बना रहा है इंडिया अब, ठीक है। टोयोटा के साथ एक ऐसी गाड़ी बनाई है।
जो बायोफ्यूल पे चलती है, ठीक है, 80% बायोफ्यूल उस पे यूज़ होता है मेरे ख्याल में, और 20% उसमें जो है फ्यूल यूज़ होता है जो आम पेट्रोल है। तो ये इस बात की ज़मानत है कि अब इंडिया जो है पूरी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको बायोफ्यूल पे कन्वर्ट कर रहा है। ये एक आने वाले कल की एक रोशन मिसाल है। मैं सोच रहा था कि 2040 में जब मैं देखता था, इंस्पायरेशन में कह देता था कि इंडिया दुनिया की एक बेहतरीन इकोनॉमी होगा, सुपर पावर होगा। तो अब जब मैंने बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी और इस एथनॉल पे जब मैंने इंडिया को काम करते हुए देखा, तो मुझे कन्फर्म पता चल गया कि यार इंडिया हमारी सोच से बहुत आगे चल रहा है, ठीक है। 2040 में इसमें कोई शक नहीं, इंडिया दुनिया की एक बेहतरीन सुपर ताकत होगा, बेहतरीन मुल्क होगा, इकोनॉमी के लिहाज से, हर लिहाज से, ताकत के लिहाज से दुनिया का बेहतरीन मुल्क होगा। मुझे तो साफ वाज़े अल्फाजों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग हमें कहते हैं यार आप पाकिस्तानी हो, इंडिया की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? तो भाई पहली तो बात ये है कि हम इंडिया को पॉजिटिव वे में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार इंडिया हमसे बेहतर कैसे है और क्यों है, और क्या वाकई इंडिया हमसे बेहतर है या नहीं है। तो देखें जो कॉरिडोर बन रहा है इससे यूएस का इंटरेस्ट सामने आ रहा है, तो इट मीन्स कि अब एशिया में अगर कोई एक मजबूत साथी है यूएस का तो वो इंडिया है। एक ये बात आ गई। दूसरी ये कि इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो नेक्स्ट मार्केट है, जिस लिहाज से इंडिया की मार्केट एक्सपेंड हो रही है और चाइना की मार्केट इंडिया में शिफ्ट हो रही है, तो दुनिया की एक बेहतरीन मार्केट होने वाली है इंडियन मार्केट। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो क्वाड ग्रुप बन रहा है, ठीक है, इस समिट में भी उसका जिक्र आया, ठीक है, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, क्वाड ग्रुप से जो है ये भी इंडियन इकोनॉमी में एक बेहतरीन यूँ समझे बूस्टिंग किरदार अदा करने वाला है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाला है ये क्वाड ग्रुप है, जिसमें इसराइल और ग्रीस, साइप्रस हैं इंडिया के साथ, ये क्वाड ग्रुप सामने आ रहा है। उसके बाद जो बायोफ्यूल पे काम कर रहा है जिस तरह से इंडिया, तो 2025 में टारगेट रखा गया है कि बहुत पूरे इंडिया में जो है बायोफ्यूल जैसी टेक्नोलॉजी को हिस्सा बनाया जाए, कम से कम 20% जो है पूरे इंडिया में बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। तो ये इस बात की ज़मानत है कि इंडिया के अंदर एफिशिएंसी और एफिशिएंट होने की ऑलरेडी इसरो की बात कर लें तो इतना एफिशिएंट है कि कम बजट पे कुछ भी कर सकता है। ये वो इदारा है स्पेस प्रोग्राम का जो कुछ भी कर सकता है, और ये किसका है? ये भारत का है। तो भारत भैया कुछ भी कर सकता है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन स्ट्रैटेजी पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और G20 समिट जो 2030 है, यूँ समझें एक कामयाब समिट है इंडिया का, और इससे इंडिया की जो तरक्की के नए रास्ते हैं, ये वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि क्या वाक़ई इंडिया अब तरक्की बहुत तेज़ी से करेगा, और क्या आप हमारे इस रिएक्शन रिव्यू से सैटिस्फाइड हैं? तो ये भी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो सब आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए